कागज़ों पर गौतम बुद्ध नगर और ज़ुबानी भाषा में नोएडा। नोएडा के दादरी विधानसभा क्षेत्र में है इस वक्त हम लोग, और यहाँ पर गगनचुंबी इमारतें हैं। ये सबसे नया बसा हुआ क्षेत्र है। यूपी का जो शो विंडो कहा जाता है नोएडा उसका, और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी है। क्या कहते हैं यहाँ के निवासी? इस जगह को बसाने के लिए जो लोग बाहर से आए, इन अपार्टमेंट्स में, बिल्डिंगों में फ्लैट खरीदे, वो लोग आज हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मोहम्मद इनाम है। इनाम भाई, कब से इस जगह पर आप रह रहे हैं और आपके सामने कितनी बदली ये जगह? मैं यहाँ पर शिफ्ट हुआ था 2017 जून में। तब तो खैर ऐसे हालात नहीं थे, तब तो थोड़ा जंगल सा था, लेकिन आज तो एक बहुत घना शहर बन गया है। और जिस तरह से शहर की आबादी बढ़ रही, उस हिसाब से यहाँ पर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के हो, हॉस्पिटल्स को लेकर के हो, स्कूल्स को लेकर के हो, उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुआ है। डेवलपमेंट नहीं हुआ है। क्या कहना है साहब आपका? नोएडा जो पूरा इलाका है उसका सबसे पिछड़ा क्षेत्र फिलहाल यही दिख रहा है। न मेट्रो है, न बस की सर्विस है, न स्कूल बता रहे हैं लोग यहाँ पर खुले हैं, न सरकारी कॉलेज खुले हैं। जी बिल्कुल, जैसा इनाम जी ने बताया, यही सच्चाई है। वैसे कहने को तो आप देखिए, नोएडा से जो इसका जो प्लान था, सिटी प्लान था, वो नोएडा से कहीं बेहतर बनाने के लिए और एक होम बायर्स को एक अच्छा ऑप्शन देने के लिए बसाया गया था नोएडा एक्सटेंशन। और इसी कारण में आप देखिएगा कि यहाँ पे मोर देन 100 सोसाइटीज़ बने हुए हैं। लेकिन जो बेसिक सुविधाएं हैं, मैं 2015 में यहाँ पे शिफ्ट किया था, उस टाइम खैर कुछ नहीं था। उसके अकॉर्डिंगली रोड ठीक बन गए हैं। इसके अलावा आपको एक छोटी चीज़ के लिए भी आपको नोएडा ही भागना है। तो जब नोएडा ही भाग के जाना है तो फिर ये शहर बसाने का क्या फ़ायदा। सरकार 5 साल से पिछले यहाँ पे सेंटर की सरकार जो सेंटर में है, वही सरकार प्रदेश में भी है। और सरकार का इस तरफ जो देख रेख जो डेवलपमेंट को लेकर के है, वो एक तरीके से अनदेखा किया गया है। शहर बसाए हैं तो शहर में सुविधाएं भी होनी चाहिए। एक भी सरकारी हॉस्पिटल आज की डेट में मेरे ख्याल से यहाँ पे मोर देन 70,000 के आसपास रेजिडेंट्स रह रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन के अंदर। लाख भी हो सकते हैं, मेरा मिनिमम आंकड़ा है शायद। लेकिन आप एक हॉस्पिटल, इस कोविड टाइम गया, कोविड टाइम के अंदर हम लोग रेजिडेंट्स वाले आपस में ही मिलजुल के एक दूसरे के हेल्प करते रहे। आज जिस तरीके से अब प्राइवेट हॉस्पिटलों में मारा मारी थी, सिलेंडर नहीं है, लेकिन सरकार यहाँ पे इस एरिए को जो फोकस देना चाहिए था, वो फोकस इस एरिया को नहीं मिला है। नहीं मिल रही है फोकस। वो काफ़ी जद्दोजहद के बाद, काफ़ी मुश्किलात के बाद भी ये इलाका बसा। लोगों ने यहाँ पर जब फ्लैट खरीदने शुरू किए तो मुआवजे को लेकर के मांग उठी। काम रुक गया। काम रुकने के बाद बिल्डरों को अपनी बिल्डिंग्स की हाइट बढ़ाने की परमिशन मिल गई। जो पार्किंग एरिया था उसमें 4 BHK फ्लैट बनाने की परमिशन मिल गई, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका अभी भी अभाव है। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम आशीष है। आशीष जी, कब से रह रहे हैं यहाँ? और जो बात हर आदमी, हर शख्स यहाँ अपार्टमेंट में रहने वाला कह रहा है, क्यों पिछड़ा है आखिर ये इलाका? देखिए, मुझे रहते हुए 5 साल से ज़्यादा हो गया। पिछड़ा का मतलब है यहाँ जो बेसिक ज़रूरतें होते हैं। देखिए, मॉल्स खुल गए, 1-2 और शॉप्स हो गई, वो तो हो गए, लेकिन जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल की, प्राइवेट हैं। प्राइवेट में जानते ही हैं कि आप कितना पैसा लगता है। स्कूल हो गए तो कोई सरकारी स्कूल नहीं है यहाँ पे। सरकारी स्कूल भी एक बहुत पहले बना था, वो भी नोएडा में है, यहाँ तो कोई है नहीं। ये शहर तो बसा दिया गया, लेकिन जो बेसिक ज़रूरत थी, जो होती है, शिक्षा की होती है, स्वास्थ्य की होती है, वो यहाँ पे दी ही नहीं गई है। और साथ साथ आप तो मीडिया के हैं, आप जानते हैं कि रजिस्ट्री का कितना बड़ा मुद्दा है। रजिस्ट्री नहीं हुई है लोगों की, घर तो दे दिए गए, किसी तरह रह रहे हैं। तो जब रजिस्ट्री नहीं है तो उसकी देख रेख भी नहीं है, कुछ नहीं है। अब क्या बोलूँ, किससे बोला जाए। सरकार तो से हमारी आशाएं बहुत ज़्यादा थी, लेकिन कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई। देखते हैं आगे क्या होता है। तो पूरी नहीं हुई हैं आशाएं। अर्बन मिडिल क्लास जो अपार्टमेंट का वोटर है साहब, उसको कहा जाता है कि ये बीजेपी का वोटर है। पिछली बार भी बीजेपी की सरकार लाने में अपार्टमेंट के वोटर्स का बहुत बड़ा हाथ था। लंबी लंबी लाइनें लगी थी स्कूल के बाहर। इस बार क्या माहौल है? बिल्कुल पूरी तरीके से सपोर्ट किया गया था पिछली बार, क्योंकि मोदी जी और योगी जी के लहर में। लेकिन अफसोस ये कहा जा सकता है कि मोदी जी का जो सपनों का शहर था, स्मार्ट सिटी जिसको बोलते हैं, वो बोला तो गया, लेकिन आपने अभी देखा था सीएजी की जो रिपोर्ट आई थी, उसमें क्या किस तरह का करप्शन है नोएडा में, या ग्रेटर नोएडा, या नोएडा अथॉरिटीज़ में। हम लोग पिछले 10 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं निफुआ की वजह से। एक यहाँ पे बायर एसोसिएशन है, नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट बायर एसोसिएशन। अभिषेक जी के नेतृत्व में हमें अपना घर तो मिल गया 10 साल के बाद, लेकिन पिछले 5 साल से हम अपनी रजिस्ट्री के लिए लगातार जो है कि सरकारों के पास और गुहार लगा रहे हैं, लगातार प्रोटेस्ट करते हैं। ऐसा सिचुएशन हो गया है कि एक तो हम वर्किंग क्लास है और 5 डेज़ हमारी वर्किंग है,
और सैटरडे संडे हम अपना परिवार के साथ ना समय बिता करके हम यहाँ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा रहे होते। कितने प्रोटेस्ट, मुझे लगता है कि हर वीकेंड आप लोग प्रोटेस्ट करते हो, अब तक कितने प्रोटेस्ट करते कोई हैं? महीने में 4-5 हफ्ते होते हैं, ऐसा कोई हफ्ता नहीं होता जिस दिन मैं ये बोलूँ कि मैं अपने परिवार के साथ कहीं मॉल जाऊँ घूमने या कुछ अपनी चीज़ें करूँ। स्थिति ऐसी आ गई है कि अब तो परिवार में भी हम लोगों ने आस छोड़ दिया है, क्योंकि कोई भी सरकारें, चाहे मैं किसी के ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जिस तरह से हमारे विधायक जी का ये दायित्व बनता था कि हमारे साथ आकर के बैठे, बट आज तक 5 साल हो गया, 5 साल में एक बार भी नहीं बैठने आए हमारे बीच, ना हमारे आंदोलन में हमारे साथ बैठे, या हमें कोई किसी तरीके का आश्वासन तक नहीं मिला। तो एक जो कि सबसे बड़ा हुजूम है, लगभग 1 लाख से ज़्यादा वोटर्स हैं, और फ्लैट बायर्स को के लिए उनके लिए एक तरह से वोट बैंक बन चुका है मिडिल क्लास। किसी भी तरीके का रियायत नहीं है। देखिए, अगर आप मूलभूत सुविधाओं की बात करिए तो ना एक सरकारी विद्यालय है, ना एक सरकारी अस्पताल है। अगर किसी को एक्सरे करवाना हुआ यहाँ पे, तो हमें या तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा या तो फिर हमें दिल्ली भाग के जाना पड़ेगा। वोट बैंक बन चुका है सिर्फ। आप बताइए सर, आपका क्या नाम है? क्या आप भी मानते हैं सर वोट बैंक रह गए हैं आप लोग? मैं वीके सक्सेना हूँ और मैं 4 साल से यहाँ रह रहा हूँ। यहाँ पर जो मुख्य समस्या है वो रस्ती की तो है ही, और हम लोगों ने पिछली बार जो वोटिंग की थी, ये सोच ही लिया था कि शायद हमारा रस्ती हो जाएगा और हमें को फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। यहाँ पर कोई जनरल फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। हर एक, जैसे आधार कार्ड सेंटर है, हॉस्पिटल है, कम्युनिटी हॉल है, ट्रांसपोर्ट सेंटर हैं, रोड्स हैं, जिसकी जैसे अथॉरिटीज़ का कोई वर्क नहीं दिखता। यहाँ पर गंदगी बहुत है। तो इस बार ये देखते हैं आगे क्या होता है। कोशिश यही करेंगे कि मतलब आगे क्या होने वाला है। आप बताइए साहब, वोट बैंक हैं आप लोग या नहीं हैं इस बार? नहीं, बिल्कुल। मैं मनोज कुकरेती, और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यूपी के अंदर जो है, ऐसा नहीं है कि विकास तोड़ कार्य करे गए हैं भाजपा की ओर से। और इस क्षेत्र की बात करें तो कुछ चीज़ों का अभाव रहा है यहाँ पर। अब जैसे कि अगर हम चीज़ें बताते हैं कि अगर यहाँ पर रजिस्ट्री नहीं हुई है, तो उसमें हमारे विधायक या एमपी जो हैं वो भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो केस है वो कोर्ट की तरफ से है। और अगर हम ये सोचेंगे कि हाँ, कि विधायक की तरफ से अगर ऐसा हो या उनकी तरफ से हो, तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो बायर का यहाँ पर जो है रजिस्ट्री का, वो कोर्ट की तरफ से आना है कुछ चीज़ों में। मगर हाँ, कुछ चीज़ों का अभाव जरूर रहा है कि हॉस्पिटल गवर्नमेंट उसका यहाँ पर जो है हॉस्पिटल वगैरह नहीं रहे हैं। प्रावधान है यहाँ पे अभी दिया गया? पिछले 5 साल में एक बार भी प्रावधान के लिए कोई प्रस्तावना दी गई? प्रस्तावना दी गई हैं, चीज़ें दी गई हैं। कोविड के लिए भी बहुत सारे उस समय सेंटर बनाए गए थे, चीज़ें करी गई थी, और कुछ कार्यों के लिए यहाँ पर दिया भी गया था। बट वही है कि अभी धीरे धीरे हमारे को कुछ चीज़ों के लिए टाइम भी चाहिए होता है, और आने वाले जो ये 5 साल है उसमें विकास कार्य गति जो है और आगे उससे बढ़ेगी। और हम यही चाहेंगे कि जितना अच्छा कार्य अभी यूपी के अंदर चल रहा है वो हमारे ग्रेनो वेस्ट में भी होएगा। पूरी यूपी में अच्छा काम हो रहा है सर, ग्रेनो वेस्ट में उम्मीद लगा रहे हैं लोग। मेरा नाम अहमद हुसैन है और मैं इस सोसाइटी में ऑलमोस्ट 5 साल हो गए हैं। जिस दिन योगी जी शपथ ले रहे थे, मैं उसी दिन शिफ्ट हुआ था, बहुत उम्मीदों के साथ यहाँ पे कि एक नया सरकार आ रहा है। बहुत सुना था कि वो बहुत ही करप्ट सरकार थी पहले, बहुत गुंडा राज था। आने के बाद हमने सिर्फ आंकड़ों में देखा है कि गुंडा राज खत्म हो गया है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 4 मूर्ति के समय हर आए दिन मर्डर किया जाता है, लूटपाट होती है, हमारी सोसाइटी के बाहर भी चलता रहता है। इस मुद्दे में बहुत बार कोशिश किया गया कि हम ये चीज़ों को सॉल्व करें, या पुलिस प्रशासन से बोला गया। हम यहाँ तक करते हैं, अपनी सोसाइटी की प्रॉब्लम लेके कहीं धरना देते हैं तो उल्टा हमारे ऊपर केस की जाती है। पुलिस और अथॉरिटी हमारे ऊपर ही केस कर देती है कि लोग रोड रोक रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे। ये सब मुद्दा तो बहुत अलग चीज़ है, लेकिन हमारा मेन मुद्दा है हमारे बच्चों का भविष्य कैसा होगा। आने वाले समय में कोई भी सरकार बच्चों को लेके बात नहीं कर रही है, जो भी है धर्म को लेके बातें कर रही है, और पुराना हिस्ट्री निकाल के आज के ज़माने में दिखाया जा रहा है। आज का जो इशू है कोई उस पर डिस्कस नहीं कर रहा है। यहाँ पर क्या इशू है जिसको लेकर के आप सबसे ज़्यादा परेशान हैं? यहाँ जितने भाई लोग हमारे बोले हैं वो स्कूल, हॉस्पिटल एंड रोड में जो सर्विसेज हैं, तो वो चीज़ कुछ भी यहाँ पे नहीं है। आप अगर ऑटो वाले के पास जाएंगे, वो ऑटो वाले इतना स्पीड सॉन्ग बजाते हैं कि उनको खुद ही दूसरे की हॉर्न नहीं सुनाई देगी और बेतरीके से चलाते हैं। मतलब लॉ एंड ऑर्डर का भी आप कह रहे हैं दिक्कत हो रहा है? मैक्सिमम गाड़ियों में मैं यहाँ देखता हूँ कोई लॉ तो है ही नहीं, अपने मर्जी से चलना। दूसरा, बच्चों के लिए सेफ्टी एकदम नहीं है। मैं अपने बच्चों को अकेले नहीं बाहर भेज सकता, मैं फैमिली को बाहर नहीं भेज सकता, क्योंकि बहुत कुछ सुना गया है कार से निकलते ही वहाँ से छीन लेते हैं या कुछ कर लेते हैं। ये सब चीज़ें कम होने के बजाय मैंने ऐसा चीज़ नहीं देखा है कि हाँ जी ख़त्म हो गई। कम आप भी इस बात से सहमत हैं सर कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर? ठीक है, मैं भी इसी सोसाइटी में हूँ, हमारे बड़े भाई हैं ये, इनकी पूरी बात से मैं सहमत हूँ
लेकिन बस जहाँ तक सवाल है कि जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो हमारे लिए तो ये है कि इस सोसाइटी का रजिस्ट्री गुंडा राज। अगर हम हाई रेस सोसाइटी में रह रहे आपके हैं, लिए रजिस्ट्री ना होना अपने आप में ही एक गुंडा राज है, ये आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल है सर, क्योंकि वो गुंडा राज इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इनके सामने किसी की भी नहीं चलती है। ये किस तरह से कह दे रहे हैं कि करप्शन कम हो गया। करप्शन है, सुपरटेक के अंदर ही करप्शन है। मन चाहा ये इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, मन चाहा मेंटेनेंस ले रहे हैं, लोगों से जितना चाहा उतना पेमेंट ले लिया, जब चाहा तब इलेक्ट्रिसिटी काट दिया। आप किस बेस पे, मतलब आज एक बंदा 5 साल से घर में रह रहा है, उस बंदे की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। आपकी सोसाइटी को इतना ब्लैकलिस्ट किया गया हुआ है कि एक नॉर्मल सी बीटी नहीं हो पा रही है। तो किस बेस पे आप इतनी बड़ी सोसाइटी कर रहे हो और आप इसी सोसाइटी में आके वोट मांगते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा वोट बैंक है। वो आप कह रहे हो तो वोट बैंक कुल मिला जुला के आप भी कह रहे हैं कि सिर्फ वोट बैंक ही यहाँ पे एग्जैक्टली यही है। आप कहाँ 4 साल थे, आप क्यों 15 दिन पहले आपकी गैदरिंग बढ़ गई, आपकी वंडिंग बढ़ गई, आप क्यों आ रहे हो यहाँ पर? इसी से मुझे एक बात याद आई। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम देवेश चहल है। देवेश जी, अभी मेरे ख्याल से 1 साल 2 साल, शायद कुछ सालों पहले आपके यहाँ पानी ख़त्म हो गया था। जी। काफ़ी अखबारों में यह बात आई थी। तो उस वक्त आप लोग लिफ्ट से बाल्टियों में पानी लेकर के जा रहे थे, तो क्या उसका समाधान करने के लिए कोई सामने आया था? सर, उसके अंदर हमारा समाधान करने के लिए सत्ता पक्ष से या कहीं से भी कोई नहीं आया था, बल्कि हम खुद रेजिडेंट्स ने टैंकर मंगा के पानी बोतल्स में भरा के, बाल्टी में भरा के 19 फ्लोर तक लेके गए थे। मैं खुद 19 फ्लोर पे रहता हूँ और 3-4 दिन पानी का इशू आया होगा, तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम झूठ बोल रहे हैं कि पानी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी होगी 3 दिन के अंदर। तो जनरल सी बात है, पानी हम लेके गए थे ऊपर। तो जो बात है पहले चली है वो सही है। और दूसरा, यहाँ के कोई भी प्रतिनिधि ने हमारी मदद नहीं करी थी, और जब किसी ने मदद नहीं करी, हम पुलिस के पास गए, डीएम के पास गए, कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो फिर हमने क्या था, यहाँ पे सड़क वगैरह पे लोगों ने जाके कुछ धरना दिया था, लोग इकट्ठे हुए थे, बहुत सारे लोग। हुआ क्या, उसके अंदर कुछ लोगों के नाम पे केस कर दिए गए थे पुलिस के द्वारा। फिर बात को बेचारे धक्के खाते रहे। तो ये लोग धक्का खाए हुए लोग हैं जिन्होंने इतनी परेशानियां उठा के यहाँ पे रह रहे हैं। एक तरह से ये सोचो कि जंगल में रह रहे हैं हम लोग। हमें किसी चीज़ का सहूलियत नहीं है। और विकास की बात करें तो यहाँ की मैं 3-4 चीज़ें बताऊंगा। ट्रांसपोर्ट 2012 या 2017 में हमारे पास ये सरकार आई थी, तेजपाल नागर जी आए थे। उस टाइम पे इन्होंने प्रॉमिस किया था कि यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन स्टार्ट कराएंगे। एक बस इलेक्शन से पहले दिखाने के लिए यहाँ से वहाँ शुरू कर दी, नोएडा सिटी सेंटर तक। वो 1 महीना चली है, 2 महीना चली, उसके बाद से किसी से भी पूछ लीजिए पूरी नोएडा एक्सटेंशन के अंदर की कोई बस चलती है क्या? नहीं चलती। मेट्रो का क्या हुआ सर? मेट्रो का, दूसरा मेट्रो का है सर। मेट्रो का भी जब 2012 में आए थे, उससे जैसी इलेक्शन आएगा, 2012 में आया या 2019 में, ठीक इलेक्शन से पहले अखबारों में न्यूज़ आना शुरू हो जाता है कि डीपीआर पास हो गया और ये हो गया और वो हो गया, और बस पब्लिक खुश होती है और वोट कर देती है। लेकिन हुआ क्या है, आज की डेट में भी देख लो, अभी दिवाली से पहले का शुरू होने का काम शुरू होने का बोला गया था, अभी तक कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा, अभी जैसे हमारे कुकरेती भाई जी ने बोला कि ये तो कोर्ट के हाथ में है रजिस्ट्री होना ना होना। सर, जनता पागल नहीं है। अब आप एक बात बताओ, राम मंदिर बना है, राम मंदिर कोर्ट के थ्रू बना है, सारी दुनिया को पता है। लेकिन क्या कर रहे हैं लोग कि राम मंदिर इन लोगों ने बनवाया, बीजेपी वालों ने। तो भाई, तुम लोगों ने बनवाया है, इसका मतलब कोर्ट को आपने कन्विंस किया होगा, उन्होंने जल्दी डिसीजन लिया है। यार, हमारे केस में भी डिसीजन ले लो भाई। तो उसका डिसीजन भी आप हमारा करा दो, हम भी कह देंगे जो रजिस्ट्री कराए हैं हम उनको लाएंगे। सीधी सी बात है। तो ये बड़ा दिलचस्प यहाँ मामला है। डेमोग्राफिक चेंज जो है वो बहुत तेज़ी से इस पूरे इलाके में हुआ है। जिस तरीके से ट्रेडिशनली ये सीट बहुजन समाज पार्टी की रही थी और यहाँ पर काफ़ी बड़ी आबादी उनके पार्टी को समर्थन काफ़ी दिनों से करती आ रही थी, उसमें इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई जिनकी समस्याएं उन गांवों की और उन लोगों की समस्याओं से बिल्कुल ही अलग है और बिल्कुल ही अलग सोच है उनकी, बिल्कुल ही अलग जीवन शैली है उनकी, जिसको वो लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों को समझाना चाह रहे हैं, अपनी समस्याओं से रूबरू कराना चाह रहे हैं। आने वाले वक्त में जब ये लोग चुनाव में अपना मत डालेंगे, तब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये वाकई सिर्फ भाजपा का वोट बैंक है या अपार्टमेंट ड्वेलर्स अपने आप में एक ताकत हैं। कैमरा पर्सन सत्या के साथ यूपी तक के लिए अभिषेक आनंद, नोएडा। 10 तारीख को उत्तर प्रदेश में पहले चरण का मतदान है और पहले चरण का मतदान यहां से शुरू भी होने वाला है। ये इलाका गौतम बुद्ध नगर कागजों में और बोलचाल की भाषा में नोएडा कहलाता है और नोएडा के 3 विधानसभा क्षेत्रों में से
सबसे पिछड़े कहे जाने वाले दादरी विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त हम लोग हैं। चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं और इसमें जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने यहाँ की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। कैसे चेंज की है, क्या बदलाव आ गया है यहाँ की राजनीति में, बात करने के लिए हमारे साथ इन्हीं अपार्टमेंट में रहने वाले लोग हैं। क्या नाम है साहब आपका? अनुपम मिश्रा नाम है मेरा। मिश्रा जी, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर? आप लोग बाहर हर शनिवार रविवार को निकल करके प्रदर्शन क्यों करने लगते हैं? और सबसे मुझे लगता है कि प्रदर्शन सबसे ज़्यादा पूरे देश में एक जगह पर कहीं होता है तो वो यही इलाका है। जी, प्रदर्शन का देखिए सबसे बड़ा रीज़न यही है कि माननीय प्रधानमंत्री का ये सपनों का शहर है स्मार्ट सिटी, जिसको बनाने के लिए उन्होंने सब कुछ लगा दिया अपना, लेकिन ये हुआ क्या कि ये पत्थरों का खंडहर बन चुका। सिचुएशन ये है कि 10 साल तक हम लोग निफोआ के थ्रू लड़ाई लड़े और लड़ने के बाद हमें मकान मिला 2017 में जा कर के, और पिछले 5 साल से हम अपनी रजिस्ट्री के लिए लगातार लड़ाई कर रहे हैं। हमने जनप्रतिनिधियों को भी आह्वान दिया, उनसे ही बात की, हमने इनसे ही बात की। अथॉरिटी में लगातार हमारी अभी 2 हफ्ते पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी सीईओ सर के साथ, तो उन्होंने सीधा बोला कि देखिए 7,500 करोड़ का ड्यू है, अगर 7,500 करोड़ का ड्यू आप बिल्डर्स दे देंगे तब जाके हम रजिस्ट्री चालू करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। मेरा एक ही प्रश्न है कि मैंने तो अपना पूरा पैसा दे दिया, विद इंटरेस्ट दिया, इवन बिल्डर ने हमसे 24% का ब्याज लिया। जब बिल्डर से आप पैसा लेते हो तो उसको बोलते हो 5% 12%। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है जिसमें उनको खैर सुप्रीम कोर्ट के इंटरफेयर के बाद 12% पे जो ट्विंस टावर है उसमें उसके जब विधवा उसको ध्वस्त किया जा रहा है उसमें 12% का ब्याज मिल रहा है। लेकिन जनरली ये बिल्डर्स क्या करते हैं, इनके जो बिल्डर बायर अग्रीमेंट्स है इसमें 5% का ब्याज देते हैं, और हमसे जब लेते हैं तो 24% का लेते हैं। हमने पूरी पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, लेकिन आज स्थिति ये है कि हम अपने ही मकान में किराएदार की तरह से रह रहे हैं। तो इसमें आपको नहीं लगता साहब इसमें कि सिर्फ एक सरकार की गलती नहीं है? इसमें जो जितनी भी सरकारें रही हैं जिन्होंने इस पूरे एरिया की प्लॉटिंग की है, इन बिल्डिंगों को बनवाया है, उसके बाद प्रदर्शन हुए हैं, उसके बाद ये बिल्डिंगों के ऊपर छतों पे और फ्लैट्स बने हैं, उन सब की गलती रही है? देखिए, ये तो पिछली सरकारों की गलती है। जो सरकारों की गलती है वो हमें भुगतनी पड़ रही है। करंट सरकार कुछ कर रही है या नहीं कर रही है तो सामने दिख ही रहा है हम लोगों को, परंतु इसमें जो पिछली बेस सरकार है उसकी ज़्यादा गलती है। तो क्या दिख रहा है आपको, ये भी थोड़ा सा बता दीजिए। हमको ये दिख रहा है कि आने वाले टाइम में वो एक उम्मीद है कि शायद हमारी रजिस्ट्री हो जाए। अभी मज़ा नहीं आ रहा? अभी मज़ा नहीं आ रहा, अभी हम परेशान हैं। अभी परेशान है? परेशानी थोड़ी लग रही है सर इस बार, है? नहीं, इस बार लग रही है परेशानी। और क्या है कि जब तक हम परेशानी प्राधिकरण और अपना जो है सरकार को नहीं बताएंगे वो जब तक सोल्व भी नहीं हो सकती है। जब तक आज का टाइम तो ऐसा है कि बच्चा जब तक रोता नहीं है, जब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती है। तो कुछ चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो है बहुत सारी करप्टेड उसमें जा रखी हैं, जैसे कि हमारी यहाँ पर रजिस्ट्री का है, हम डबल उसका जो है मेंटेनेंस उस एक टाइप से दे रहे हैं। अभी क्या है, हम बैंक को भी इंटरेस्ट दे रहे हैं और सुपरटेक के उसमें भी हम इंटरेस्ट दे रहे हैं जो हम रेंट पे रह रहे हैं, और हम दोनों तरफ से भी दोनों पे करना हमारे को मजबूरी बन गया है करने के लिए, क्योंकि हमारे क्या है जितना निवेश था हम वो यहाँ पर कर चुके हैं। और हम इसीलिए निवेश करके हम आए थे कि हमारे को बहुत जल्दी यहाँ पर रजिस्ट्री होकर हमारे को घर मिलेगा, चीज़ें मिलेंगी, और जो हमारी बेसिक बुनियादी फैसिलिटी हैं वो हमारे को पूरी मिलेंगी। जैसे कि लाइट का मुद्दा है, वो अभी तक फैसिलिटी और हमारी जो प्राधिकरण है उनका आपस में वही नहीं हो पाता, एनटीपीसीएल और क्या है सर लाइट का मुद्दा? कितनी लाइट है आप लोगों को? बिजली का बिल क्या आप लोगों को ज़्यादा आता है? बिजली का बिल देखिए, बिजली का बिल तो एक तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे हम लोग जैसे कहते हैं ना कि सरकार का बिजली बिल से कोई लेना देना नहीं है। आप एक प्राइवेट अपना जनरेटर लगा लीजिए, ट्रांसफार्मर लगा लीजिए और बिजली बिल यूज कीजिए, बस समझ लीजिए वही व्यवस्था यहाँ पे है। एक पैरेलल बिजली डिपार्टमेंट समझ लीजिए बन के चल रहा है। 7-7.5 रुपये पर यूनिट हम लोग चार्जेस पे करते हैं। आज की डेट में 8 रुपये के आसपास हैं। अभी यूपी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि बिजली के दर जो है वो कम किए जाएंगे। क्या उसके लिए हम लोग टैक्स पेयर हैं? अल्टीमेटली हम ही लोगों के पैसे से ये देश चलता है, और सबसे ज़्यादा इस देश में अगर कोई सताया जाता है तो वो टैक्स पेयर सताया जाता है। क्या सताया जा रहा है साहब? कितनी मूलभूत सुविधाएं यहाँ पर है नहीं है? देखो, जितने भी लोग यहाँ पर आज खड़े हैं, जिन्होंने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, वो ये सोच करके क्या अपने औलादों के लिए हम एक सपनों का शहर बसा रहे हैं। लेकिन सपनों का शहर बना कहाँ है? सपनों के शहर में हम अपने औलाद को क्या देके जाएंगे? मैं जहाँ से लोन ले रखा हूँ इंडिया बुल से, मैं 12% का इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी रजिस्ट्री नहीं हुई, मैं उसको कहीं शिफ्ट नहीं कर सकता हूँ। अच्छा, नेशनलाइज्ड बैंक में आप शिफ्ट नहीं कर सकते? किसी भी दूसरी जगह में जा ही नहीं सकता हूँ जब तक रजिस्ट्री नहीं। प्राइवेट बैंक में नहीं जा सकते। और उस चीज़ की दादागिरी इंडिया बुल्स की है कि वो जो मर्जी है। मैंने हाउसिंग डेवलपमेंट बोर्ड में भी शिकायत की थी, उन्होंने वो कंप्लेंट उनको फॉरवर्ड। लेकिन सवाल यही है साहब कि जितनी आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है उसके लिए सीधे एक सरकार जिम्मेदार है क्या? ऐसा 100% नहीं बोल सकते कि सिर्फ सरकार की दोष है, लेकिन सरकार के अंदर जितने भी ऑफिसर्स आते हैं उनका कमांड उस पर नहीं है, चाहे जो भी सरकार आ जाए।
मैं सब लोग का मुद्दे बहुत रख नहीं है, मेरा एक अलग मुद्दा और भी है। यहाँ बच्चों से रिलेटेड है। इस सोसाइटी में बहुत बच्चे हैं, लेकिन उनकी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए स्पोर्ट्स होता है, जो उसके लिए कहीं भी कुछ नहीं है। स्टेडियम नहीं है यहाँ पे? स्टेडियम है नोएडा में, नोएडा एक्सटेंशन में। तो स्टेडियम को छोड़िए, ये ग्राउंड तो अलग विधानसभा क्षेत्र हो गया, तो अलग शहर है, यहाँ पे स्टेडियम कुछ नहीं। भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ ग्राउंड तक नहीं है जहाँ जाके खेल सके। जो भी है, यहाँ के कुछ किसान लोग अपने खेत को ग्राउंड बनाए हैं और उसका चार्ज लेते हैं। तो हमारे बच्चे यहाँ डेवलप हो ही नहीं पाएंगे, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना एजुकेशन। और क्या क्या चीज़ें सर, मूलभूत सुविधाएं चाहिए जो नहीं है? सर देखो, सुविधाएं क्या होती हैं, वो वक्त के साथ बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। मैंने पहले भी कहा कि हमारा बस यही एक मुद्दा है कि घर अपना मिल गया है, वो रजिस्टर्ड होना चाहिए। और जो भी इलेक्ट्रिसिटी वाली बात की गई है वो बिल्कुल सही है। आज की डेट में 8 रुपये यूनिट आप ले रहे हो, ठीक है, मेंटेनेंस ले रहे हो। और उसके बाद अगर एक बंदा है अपनी मूल ज़रूरतों के हिसाब से वो शिफ्ट किया है, उसने 2 केबी या 3 केबी का लोड लिया है, कल को वो 1 केबी अपना लोड बढ़ाना चाहता है, तो आप दादागिरी से बोलोगे मुझे 30,000 रुपया चाहिए, 35,000 रुपया। दादागिरी की जहाँ आप बात कर रहे हैं, वहाँ आप लोगों की संख्या भी तो बहुत बढ़ गई है, डेमोग्राफिक चेंज भी तो बहुत हो गया है। होम बायर्स जो यहाँ पर आकर के बस गए, उन्होंने यहाँ डेमोग्राफिक चेंज भी बहुत कर दिया। अब 1 लाख के करीब आप लोगों का भी वोट है, तो क्या आप क्या सिर्फ वोट बैंक ही हैं या कुछ और भी हैं इस बार? नहीं, वोट बैंक अब ये तो डिसाइड किया जाएगा बाद में कि हम क्या करेंगे, वो तो वक्त बताएगा। बहुत ही कम। क्या बात है साहब, वोट बैंक है या फिर मतलब इस बार वोट बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी का वोट बैंक है। जैसे पिछली बार 2012-19 के अंदर हम लोगों ने एक बंदा सोसाइटी से खींच के बूथ तक पहुंचाया। और मैंने देखा था स्कूलों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी। कितनी लंबी थी। इस बार ऐसी लाइन लगने वाली नहीं है, और लाइन लगेगी भी तो सभी के लिए लगेगी, और सारे लोग सोच समझ के वोट करने वाले हैं। इस बार एक धारा में नहीं बहने वाले। और दूसरा, जैसे अभी आप पीछे से पूछते आ रहे थे, हमारे भाई कुकरेती जी हैं, पिछली बार यही हमारे साथ हमारे दोस्त हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इनके कहने पे हमने यहाँ से एक बंदा खींच के बूथ तक पहुँचाया। अब आप ये बता दो, इस 5 साल के अंदर हमने जितने भी मुद्दे अपने उठाए, हम एक संस्था नेफोवा है उसके साथ जुड़े हुए हैं, जो बायर्स एसोसिएशन है, उसके साथ मिलके हम इतने मुद्दे उठाते हैं। जैसे अभी कुकरेती भाई ने बोला कि जब तक बच्चा रोएगा नहीं तो माँ कहाँ से दूध पिलाएगी। 5 साल से ये बच्चे रो रहे हैं, रो के मर जाएं क्या? आप ये बताइए, अथॉरिटी जा रहे हैं हम, MLA, MP, DM सब जगह पे लेटर्स प्रेषित कर रहे हैं। कहाँ से कोई रिस्पांस मिला कहीं से? सर कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। पेरेंट्स एसोसिएशन है जो फीस के मुद्दे पे लड़ाई लड़ रही है। हमने ट्विटर कैंपेन ऐसा चलाया कि एक दिन के अंदर हमने ट्रेंड तक करा के दिखाया सारे पेरेंट्स को जोड़ के। उसमें योगी जी और PMO फिर सारे लोगों को रखा, एक जवाब हमारे पास कहीं से नहीं आया सर। और जितने भी हम मुद्दे अथॉरिटी में उठा रहे हैं या CM साहब को भेज रहे हैं लेटर लिख के, उनका भी जवाब आज तक नहीं आया। नहीं तो हमारे मुद्दे सोल्व हो गए होते। तो करने की शायद नियत नहीं है, या फिर इनके ऊपर कोई दबाव है, कहीं से नहीं कर सकते, या फिर यहाँ के जो MLA जीत के जाते हैं वो खुद के बेस पे नहीं जीतते, मोदी जी के बेस पे जीतते हैं, और फिर वहाँ जाके बोलते होंगे कि सर ये काम कराओ, तो उन्हें बोल दिया जाता होगा छोड़ो, तुम्हें तो हमने जिताया है, आप बैठो चुप। तो कुछ ऐसा होगा शायद। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग इस बार का चुनाव होने वाला है। ये इलाका ऐसा है, इसमें जो लोग आकर के बसे हैं, जिन्होंने एक्चुअली ये सब कुछ जो बसाया है, जो आपको टीवी स्क्रीन पे अभी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही हैं, जिनकी ज़िंदगी भर की कमाई इसमें लगी है, वो लोग अब थोड़े नाराज़ हैं। इस जगह पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। यूपी का शो विंडो कहा जाने वाला क्षेत्र नोएडा, उसका ये विधानसभा क्षेत्र दादरी अभी वाकई काफ़ी पिछड़ा हुआ इनकी नज़र में लगता है। कैमरा पर्सन सत्या के साथ अभिषेक आनंद, नोएडा, आज तक।